नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी देहरादून, राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल, राजधानी लखनऊ और राजधानी पटना की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। तो पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजधानी चंडीगढ़ से। केंद्रीय खेतीबाड़ी बिल और बिल पर पंजाब हरियाणा में बड़ा बवाल इस समय मचा हुआ है। खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर हरियाणा और पंजाब में गतिरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में 23 से 25 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र अब एक दिन का ही हो सकता है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से। केंद्र के कृषि विधेयक बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट जाने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये जानकारी दी है। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा की 27 सीटों के उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के कथित तौर पर असंतुष्ट नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी पटना से। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला प्रकाश में आया है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर कृष्णागढ़ थाने में ये मामला दर्ज कराया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी चंडीगढ़ से। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को लेकर पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। वहीं किसान भी दुविधा में है। कोई किसान इस विधेयक को समझने की बात करता है तो कोई किसान कहता है कि जब पंजाब की समूह किसान जत्थेबंदियों ने इसका विरोध कर दिया है तो तय है कि यह किसानों के हकों के खिलाफ है। कुछ एक किसान वर्ग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि विधेयक को समझे बिना पढ़े बिना इसका विरोध जायज नहीं है। अगर ये खेती विधेयक किसान हितैषी है तो इन विधेयकों में ये स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता कि किसानों की फसलों की एमएसपी तय होगी और मंडीकरण खत्म नहीं होगा। पंजाब का किसान देश के अन्न भंडार को भरने वाले राज्यों में शुमार है। ऐसे में पंजाब के किसानों के साथ धक्का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पंजाब और हरियाणा में इस बिल को लेकर, इस नए किसान बिल को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि किसान इस समय सड़कों पर है। एक के बाद एक प्रदर्शनों की घोषणा की जा रही है। संसद का घेराव तक किया जाएगा। वहीं ये जानकारी हम दे दें कि किसान भी दुविधा में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जिस तरह से किसान इस समय सड़कों पर है, बिल के खिलाफ है, विरोध में है, क्या कुछ अपडेट दोनों ही राज्यों से? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में इन तीनों बिलों के विरोध में किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर बड़े प्रदर्शनों की चेतावनी दे दी गई है। जिस तरह से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के विभिन्न जिला मुख्यालयों के अंदर डीसी दफ्तरों के बाहर जो किसान जत्थेबंदियां हैं पक्के धरने लगाकर बैठ चुकी हैं और सीधे तौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर यह भी कहती नजर आ रही है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक उनके ये धरने प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 25 तारीख को पंजाब बंद की घोषणा किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कर दी गई है। कह दिया गया है कि पंजाब पूरी तरह से बंद करेंगे, विरोध प्रदर्शन जताएंगे, हाईवे रोकेंगे। इसके अलावा 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यह भी कह दिया गया है कि रेल रोको आंदोलन भी पंजाब के अंदर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर भी एक बड़ी रैली की जाने वाली है और यह रैली जो है 25 तारीख को की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान को घेरने तक की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 20 तारीख से आंदोलन की तीव्र चेतावनी दी गई है और साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें समर्थन देती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन करेगी, किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेगी। यानी सीधे तौर पर सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इन बिलों के विरोध में किसानों के साथ लामबंद होती नजर आ रही हैं, खड़ी होती नजर आ रही हैं, ताकि ये बिल जो है ये वापस हो सके और किसानों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि वहां पर आड़तियों ने हड़ताल कर दी है, अनिश्चितकालीन
हड़ताल पर बैठ गए हैं, मंडियां बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए, आड़तियों की बात करें या फिर किसानों की बात करें या खेत मजदूरों की बात करें, ये सभी के सभी जो हैं किसानों के साथ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इनके द्वारा हड़ताल की गई है और जिस तरह से मैं पहले बता रहा था कि जितने भी जिला उपायुक्त हैं, यानी जितने भी डीसी दफ्तर हैं, उनके बाहर ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन दफ्तरों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर पक्के धरने लगा दिए गए हैं, यानी हर रोज़ वहाँ पर धरने जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे और जब तक इनकी डिमांड को नहीं माना जाता तब तक इनका सीधे तौर पर कहना है इसी तरह से इनके धरने जो हैं वो जारी रहेंगे। और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल भरा समय है कि किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास किया जाए। हालांकि लगातार अगर हम भाजपा नेताओं की बात करें या फिर एनडीए सरकार की बात करें तो उसके नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये बिल हैं ये किसानी को लाहेबंद करेंगे, यानी किसानी को उन्नति की तरफ लेकर चलेंगे। किसानों को फ्रीडम मिलेगी कि कहीं पर भी वो अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करके जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानी सेक्टर को भी निजीकरण की तरफ लेकर जा रही है और मंडियों का निजीकरण होगा, प्राइवेट कंपनियां मंडियों में आएंगी, तो ऐसे में किसानों को उनकी जो फसल है उसका कीमत प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, ना ही एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी और ना ही जो बेनिफिट किसानों को मिलते हैं वो मिल पाएंगे। तो ऐसे में इसका बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सभी विरोधी पार्टियां, किसान जो हैं वो इस वक्त एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनीत, और सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, उन्होंने तमाम बातें इस विधेयक को लेकर कही, किसानों के हित में उन्होंने तमाम बातें कही हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। मैं आपसे वाकई में जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये मसौदा तैयार किया गया है, क्या वाकई में संभावना नजर आ रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार भी कर रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, राजनीतिक फायदा लेने की इस पूरे मसले में कोशिश की जा रही है? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस मसले की बात करें तो जिस तरह से इस मसले को लेकर 10 सितंबर को पिपली के अंदर एक बड़ी रोष रैली किसानों की तरफ से की गई थी, उस रोष रैली के दौरान जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई और बाद में जब इस मसले के ऊपर जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके नेताओं से बातचीत की गई तो वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किसानों को बरगला के, भोले भाले किसानों को बरगला कर विरोधी पार्टियां, खास करके कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तो ऐसे में एक बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया था। वो ये तक कह रहे थे कि कांग्रेस ही है जो कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करके, उन पर भ्रामक प्रचार करके उनको इस तरह के प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान जत्थेबंदियों की बात करें तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि किसी के भ्रामक प्रचार में नहीं आए हैं। मोदी सरकार से स्पष्टीकरण चाहते थे कि मोदी सरकार एक इसमें तथ्य जरूर शामिल करे कि अगर कोई भी कंपनी एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद नहीं करती तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की बात केंद्र की मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, और भी कई कारण किसानों ने बताए थे कि क्यों वो इस बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूर अगर हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राजनीति भी इस मसले पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो उनके अपने घटक दल जब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस में कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से उनके अपने ही घटक दल यानी शिरोमणि अकाली दल की बात करें वो विरोध कर चुके हैं। उनकी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अपने ओहदे तक से इस्तीफा दे चुकी है। यानी अगर ये वाकई में ही किसानों के हितैषी बिल हैं तो फिर क्यों इनके अपने ही जो घटक दल हैं वो विरोध कर रहे हैं, अपने ही जो इनके मंत्री हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं, अपने ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को खुद स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है कि स्थिति स्पष्ट करें, किसानों के अंदर जो संशय हैं उसको दूर करने का काम करें, तभी इन ऑर्डिनेंसों को लागू करें। अगर बिना इन संशयों को दूर किए ये ऑर्डिनेंस लागू होते हैं तो लाजमी सी बात है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर बड़े प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मसला चंडीगढ़ से हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से इन बिलों के विरोध में फिलहाल किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो प्रदर्शन पर उतारू हैं। चलिए अब रुक करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड में 23 से 25 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र अब एक दिन का हो सकता है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे ही सरकार की लगातार
लगातार मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। तमाम संसाधनों की बात करते हुए कैबिनेट बैठक में एक लंबी चर्चा के बाद ये सहमति बनी है कि विधानसभा सत्र एक दिन का ही कराया जाए, लेकिन अभी भी इसमें अटकलें बनी हुई हैं। इससे पहले सरकार विधानसभा भवन में सत्र के लिए असमंजस की स्थिति में थी और ये माना जा रहा था कि 3 दिनों का सत्र सचिवालय के सभागार में हो सकता है, लेकिन अब एक दिन के विधानसभा सत्र की बात कैबिनेट बैठक के दौरान सामने आती दिख रही है। अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कोरोना पॉजिटिव आने के चलते हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं। अब पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए साथ में चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि विपक्ष सरकार को घेरने के पूरे मूड में है। लिहाजा अब देखना यह रहेगा कि सरकार क्या कुछ तैयारियां विधानसभा सत्र को लेकर करने वाली है। तो उत्तराखंड में 23 से 25 सितंबर तक चलने वाला विधानसभा सत्र अब एक दिन का हो सकता है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम संसाधनों की बात करते हुए कैबिनेट बैठक में एक लंबी चर्चा के बाद सहमति बनी है कि विधानसभा सत्र एक दिन का ही कराया जाए, लेकिन अभी भी इसमें अटकलें बनी हुई हैं। इससे पहले सरकार विधानसभा भवन में सत्र के लिए असमंजस की स्थिति में थी। माना यह जा रहा था कि 3 दिनों का सत्र सचिवालय के सभागार में हो सकता है, लेकिन अब एक दिन के विधानसभा सत्र की बात कैबिनेट बैठक के दौरान सामने आती दिख रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, विधानसभा सत्र को लेकर अब क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी, लगातार कोरोना का जिस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो विधानसभा का सत्र जो 23 से लेकर 25 तक होना था उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी पिछले दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें एक तमाम तरह से जो राय ली गई थी उसमें कहा गया था कि एक दिन का विधानसभा सत्र ही चलाया जाए क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिन जिस तरीके से अगर बात की जाए विधानसभा सत्र में विधानसभा भवन में न कराकर सचिवालय के सभागार में कराने की बात की जा रही थी, लेकिन उसमें भी अटकलें लगातार बनी हुई थी, जिसके बाद फिर ये माना गया था कि विधानसभा सत्र का आगाज जो होगा वो भवन में ही होगा। लेकिन तमाम तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब सवाल उठाता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो 23 तारीख से 25 तारीख तक जो विधानसभा सत्र 3 दिन का चलना था उसमें विपक्ष ये कहता दिख रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो सवाल उठाएंगे और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाएंगे। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि 3 दिन का विधानसभा का सत्र चलाए, लेकिन एक दिन का विधानसभा सत्र चलाने पर लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार इस स्थिति में असमंजस में है। तो फिलहाल अगर नेता प्रतिपक्ष की अगर मैं बात करूं तो कल देर शाम नेता प्रतिपक्ष भी कोरोना पॉजिटिव पाई हैं और उनका बीते दिनों पहले भी एक बयान आया था कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के भवन के दौरान पहुंचेंगी उस वक्त, क्योंकि वर्चुअल के माध्यम से कहीं ना कहीं जो विधायक थे 59 साल या 50 साल की उम्र के जो ज्यादा होंगे वो वर्चुअल के माध्यम से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया था। लेकिन इसमें नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो उस वक्त मौजूद होगी विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन अब ये स्थिति और खराब होती नजर आ रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खुद कोरोना पॉजिटिव है, तमाम सारे जो विधायक है वो खुद कोरोना पॉजिटिव है। और बीती शाम कल एक दुखद खबर ये भी आती हुई दिख रही है, पुलिस के एसपी ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। तमाम सारे आला अधिकारी के साथ साथ अब नेता और तमाम सारे जो विपक्षी सरकार के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब देखना इसमें यह है कि 23 से 25 तक जो विधानसभा सत्र होना है उसको लेकर अब सरकार की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और ये भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे प्रतीक की विधानसभा सत्र होना है, क्या कुछ ऐसे मसौदे हैं जो विधानसभा सत्र में पेश किए जाने हैं और फिलहाल कितना जरूरी नजर आ रहा है राज्य में विधानसभा सत्र का आयोजित होना? बिल्कुल पल्लवी, विधानसभा सत्र एक मानसून सत्र है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये विधानसभा सत्र बहुत सरकार के साथ मजबूरी भी है और सरकार के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अगर विपक्ष की मैं बात करूं तो विपक्ष तमाम तरह के सवाल उस पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं वो सदन में उठेंगे और साथ ही कुछ ऐसे बिल्स हैं जो सरकार पेश करेगी। तो तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं विधानसभा मानसून सत्र में, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं फैला है वो चिंता का विषय बना हुआ है। और जहां पर संसाधनों की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में जो संसाधन है वो संसाधनों की कमी भी लगातार देखी जा रही। सरकार ये दावा कर रही है कि संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इसकी मदद मांगी जा रही है। अगर पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की सरकार ने मांग की थी, जिसके बाद 1,000 सिलेंडरों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। ऐसे में संसाधन की कमी देखी जा रही है, वेंटिलेटर्स की कमी देखी जा रही है।
बेडों की कमी देखी जा रही है। तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि सरकार को पहले से ही सारी व्यवस्थाएं करानी चाहिए थी। बॉर्डरों पे चेकिंग की बात की जाए, कल बॉर्डरों पे चेकिंग का दौर, जैसे कि एनबी ने जिस तरीके से अपने चैनल ने जिस तरह से खबर चलाई है, जिसके बाद से बॉर्डरों पे चेकिंग का दौर शुरू है, डॉक्टर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई। लेकिन अभी जो कोरोना का टेस्ट होना था वो तकरीबन 2400 रुपए का कोरोना का टेस्ट होना है। ऐसे में आम लोग किस तरीके से ये कोरोना का टेस्ट करा पाएंगे? तो ये तमाम सारे सवाल अब कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हुई थी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो खुद सरकार के नुमाइंदे ही जो है कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों के नेता जो इस समय कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं? अगर पहले से कोई तैयारी नहीं की हुई थी, तो अब जब दिख रहा है कि आने वाला समय और भी ज्यादा खराब हो सकता है, तो उसके लिए किस तरह से तैयार नजर आ रही है सरकार? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से तमाम तरह के संसाधनों की कमियां थी वो मांगी जा रही हैं। तो वही कोविड सेंटरों में भी अब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। पहाड़ी दूरदर्श जो क्षेत्र हैं उनमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स में तमाम जो दिक्कतें आ रही थी वो लगातार अब सरकार दुरुस्त करती जा रही है। डॉक्टर्स की टीमों को तैनात कर दिया गया पहाड़ों पर। साथ ही वेंटिलेटर्स की जो कमियां देखी जा रही थी वो वेंटिलेटर्स की कमियों को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो रायपुर क्षेत्र में जहां पर जो क्वारंटीन सेंटर बने थे उनमें बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की बात सरकार की जा रही, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तकरीबन 38,000 का ये आंकड़ा लगातार पहुंच रहा है। मौतों की संख्याएं भी लगातार पहुंच रही है। आला अधिकारी लगातार इस पर कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। और ऐसे में व्यापारी भी लगातार नाराज होते हुए दिख रहे हैं। कल व्यापार मंडल के जो बैठक हुई थी बीते दिनों पहले, उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी जताई थी कि सरकार को शनिवार और रविवार को तत्काल वो एक तरह से देखा जाए तो कर्फ्यू लगा देना चाहिए, और 2 दिन का कर्फ्यू के साथ साथ पूरा शहर को कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जाना चाहिए। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब सरकार करती हुई दिख रही है, और कहा जा सकता है तो एक बड़ी वजह क्या सामने निकल कर आ रही है प्रतीक? देखिए, 2 दिन का कर्फ्यू लगाने पर फिर से विचार किया जा रहा है। क्या यही एक वजह मानी जाए कि समय रहते जो है लॉकडाउन लगा तो दिया गया था, लेकिन उसको हटाने की बड़ी जल्दी की गई, अनलॉक की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दी गई? क्या ये एक वजह है कि कोरोना के आंकड़े इस तेजी से अब बढ़ रहे हैं? उत्तराखंड में कोरोना काफी कम था, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन अब लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अनलॉक की प्रक्रिया एक बड़ी वजह मानी जाए? बिल्कुल पल्लवी, लॉकडाउन 3 के बाद से जो गाइडलाइंस तय की गई थी, गाइडलाइंस में ढिलाई की गई है, और उसके साथ ही जो आम लोग थे वो उनकी भी लापरवाही देखने को मिली। सरकार की लापरवाही के साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी लापरवाही देखने को मिली। बाजारों की स्थितियां, जब बाजार खोले गए तो वहां पर जो जिस तरीके से जो मास्क का प्रयोग होता है, सैनिटाइज का प्रयोग कहीं ना कहीं नहीं देखा जा रहा था। सोशल डिस्टेंस लोग करते हुए नहीं देख रहे थे, बजाय इसकी लापरवाही हुई है। और साथ ही जो सरकारी दफ्तर जो खोले, सरकारी दफ्तर में पिछले समय के जो पेंडिंग के काम है तो उसमें कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ती हुई देखी है। लिहाजा इसके चलते कि तमाम सारे कोरोना पॉजिटिव निकल कर आए हैं। साथ ही जो प्रवासी बाहर से पहुंचे हैं उनमें भी लापरवाही देखने को मिली। क्वारंटीन जिनको होना चाहिए था, क्वारंटीन ना होकर वो अपने गांव देहात में लगातार घूमते नजर आए हैं। लिहाजा जिसके कि लगातार ये आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं। फिलहाल 4.0 की गाइडलाइंस के बाद और लगातार जो छूटें दी गई हैं, चाहे फिर बाजारों की छूट हो या फिर तमाम जो मॉल खोले गए या दुकानें खोली गई उनमें छूट देने की बात की गई, उसमें ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। और अब जहां पर देखा जाए, जहां नगर निगम के क्षेत्र हैं, नगर निगम के क्षेत्र में जो हफ्ते में एक बार पूरा शहर को सैनिटाइज किया जाता था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं किया जा रहा है। तो पूरी लापरवाही शासन प्रशासन की भी इसमें देखने को मिली है, जिसके चलते ये लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ये चिंता का विषय सरकार के साथ और प्रशासन के साथ दिखता नजर आ रहा है। जी शुक्रिया प्रतीक पाठक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, और चिंता इस बात की भी है कि जो विधानसभा का सत्र है वो किस तरह से आयोजित करवाया जाएगा। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। केंद्र के कृषि विधेयक बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट जाने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों ने भी इस बिल के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बिल को किसान विरोधी करार दिया है। आपको बता दें कि बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, अब राज्यसभा में इसे पारित होना है। इस बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। हरसिमरत कौर ने भी इस विधेयक का विरोध कर इसे किसान विरोधी बताया था। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है।
अधिकांश कृषक लघु सीमांत हैं, इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि राज्य के बाहर जाकर उपज बेच सके। किसानों की उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन से आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई होगी। हमने तो लगभग 1 माह पहले से ही इन तीनों विधेयकों के विरोध में हमने पत्र भी लिखा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई तब भी हमने आग्रह किया कि इन विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए। अब उनके खुद के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसका आशय ये है कि तीनों विधेयक किसान विरोधी विधेयक है। पहली बात तो ये है कि किसानों की ज़मीन में कॉरपोरेट हाउसेस को आप अनुमति दे रहे हैं। ये तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी जैसा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक है। किसान अपनी ज़मीन में भी अगर कॉरपोरेट अगर उनकी ज़मीन में खेती करेगा तो हिंदुस्तान के किसानों को इससे तकलीफ होने वाली है। दूसरा, जो मंडी का संशोधन बिल है, उस बिल में आपने प्राइवेट मंडी को इजाज़त दी है और आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कुछ शब्द कहा नहीं है। अगर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पैसा कम मिलेगा और बाहर की मंडी में व्यापारी अगर किसानों को पैसा नहीं देंगे तो किसानों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और तीसरा जो विधेयक आपने प्रस्तुत किया है कि जो खाद्यान्न पे जो नियंत्रण करने का, मात्रा पे नियंत्रण करने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, जानकारी आपसे चाहेंगे। लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है नए किसान बिलों को लेकर, अब उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है कि कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा। जी बिल्कुल पल्लवी जी, हाँ, आपको बता दें जो केंद्र सरकार का किसान अध्यादेश आया उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। साथ ही अन्य जो कांग्रेस समर्पित राज्य हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और वो भी राज्य मिलकर केंद्र के खिलाफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर पे कहा है कि जो केंद्र सरकार का बिल है, एक रास्ता एक बाजार, तो ये पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है, जिससे किसानों को पूरा नुकसान है और जो मंदी ढांचा होता है वो स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी मिली है पवन इसको लेकर? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो किस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्या किसानों में रोष है? क्योंकि ज्यादातर इसका असर पंजाब हरियाणा में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ है वो किसान प्रदेश देश कहलाता है। किसानों की जो 50% आबादी है वो किसानों की आबादी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस भी इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहती है। तो कांग्रेस भी इसको लेके केंद्र सरकार पर आक्रामक होती नजर आ रही छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से लगातार जिस तरह से सफाई पेश की जा रही है, खुद पीएम ने सामने आकर सफाई पेश की, इस बिल के फायदे जो हैं वो किसानों तक पहुंचाए, क्या उसका कोई असर नजर आ रहा है? क्या प्रधानमंत्री की बातों का किसानों पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या उन्हें वाकई में लग रहा है कि जो ये बिल है ये किसान हितैषी है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे कह दे कि प्रधानमंत्री बात भी किसानों ने कहा है कि जो हम मंडियों पे जो धान बेचते थे अब वो कोचियों पे, मतलब जो पहले अन्य राज्यों, छत्तीसगढ़ की बात सहित जो अन्य राज्यों में कोचियों पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि बाहर के बड़े व्यापारी आके मंडी से खरीदी नहीं करते थे, मंडी में आके नहीं बेचते थे, तो ये खुले तौर पे एक बड़े व्यापारियों को भी रास्ता खुल जाएगा कि वो छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी आके खरीदी कर सके और अपना सामान लाके बेच सके मंडियों में। बिल्कुल, मतलब साफ तौर पे कहा सकता है कि जो कोचियां होते हैं ये उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी चाहेंगे पवन आपसे कि क्या किसी तरह के प्रदर्शन वहां पर किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो लगातार किसान जो है वो सड़कों पर है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आप एक आक्रामक रूप से तैयारी हो चुकी है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के जो किसान संगठन दल हैं वो सारे के सारे केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी बना ली है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पे समय देते हुए विलंब भी हो रहा है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बिल के विरोध में अब कोर्ट जाया जाएगा और कोर्ट से ही इस मसले से हल निकाला जाएगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसान काफ़ी परेशान हैं, तो ऐसे में किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और पाकिस्तान की ओर से पुंछ में भारी गोलीबारी, इस वक्त की बड़ी खबर। एएनबी न्यूज पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी हरकत अब इस समय भारी पड़ गई है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस महीने अब तक 31 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में भारी गोलीबारी की गई और इसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ कार्रवाई की है। इस पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसका नतीजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को अपनी ही हरकत, कायराना हरकत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस महीने अब तक 31 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में भारी गोलीबारी की गई। ये बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को अपनी कायराना हरकत खुद पर ही भारी पड़ गई है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस महीने में अब तक 31 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, पुंछ में एक बार फिर से गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है। खास करके कहें तो राजौरी और पुंछ के इलाके में पाकिस्तान लगातार भारी गोलाबारी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कल राजौरी के इलाके में भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ है। 4 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं और कई पोस्टें जो है भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई में तबाह हुई है। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में भारतीय क्षेत्र में एक महिला जो है वो जख्मी हुई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार घुसपैठ करवाने की मंशा से पाकिस्तान लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है। खास करके अगर बात करें, चाइना और पाकिस्तान लगातार दोनों मिलकर भारत को लगातार जो है परेशान कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी की तहत लगातार एक तरफ तो चाइना एलओसी के ऊपर अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, तो वही पाकिस्तान लगातार एलओसी के ऊपर भारी गोलाबारी कर रहा है, जिससे भारतीय क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन कल जिस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने कार्रवाई की है, इससे पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा। जी शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा की 27 सीटों के उपचुनाव के पहले सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के कथित तौर पर असंतुष्ट नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में पारुल साहू का स्वागत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं वास्तव में खुश हूं कि साहू ने प्रदेश के वर्तमान हालात को देखते हुए कांग्रेस में शामिल होने का एक अच्छा फैसला लिया है। यह उनकी घर वापसी है। कमलनाथ ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर झूठी घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि
चौहान अपनी जेब में हमेशा एक नारियल रखते हैं और जहां भी उन्हें मौका मिलता है यह घोषणा करते हुए नारियल तोड़ देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। वहीं उनके इन तमाम आरोपों पर और पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जवाब दिया है। देखो, कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहाँ से बमौरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। सर, कमलनाथ जी आज 2 दिन के लिए ग्वालियर के दौरे पर रोड शो करने वाले। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। बीजेपी ने पूछा भी सवाल, हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सियासत जो है इस समय काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे, पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। जी बिल्कुल, पहले बताना चाहूंगा पारुल साहू पूर्व में बीजेपी की विधायक थी और सुर्खी विधानसभा से। यहाँ पर दिग्गज नेता जो गोविंद सिंह राजपूत है, जो परिवहन एवं परिवहन मंत्री हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ के दिग्गज विधायकों में कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि पारुल साहू को कांग्रेस की ओर से यहाँ उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, चूंकि गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान में परिवहन मंत्री है। दूसरी ओर देखना चाहेंगे पल्लवी की साफ तौर पे यहाँ पर दाव पैच का खेल भी नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस से यहाँ बीजेपी में कई लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। देखना ये है कि चुनावी परिणाम में ये प्रत्याशियों के आंकड़ों का खेल और दिग्गजों को शामिल करने की बात कब तक क्या कुछ चुनाव में रिजल्ट आएगा वह तो यानी कि आने वाले समय। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बीच कमलनाथ ने एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जेब में एक नारियल रखते हैं और जहां उन्हें मौका मिलता है उस नारियल को फोड़ देते हैं। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर यह तंज कसते हुए जो बात सामने आई, तो सीधे तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ को यहाँ पर जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ उद्योगपति बताते हैं, उद्योगपति को खरीद फरोख्त की बात भी करते हैं। बीजेपी पे अक्सर यह दावा लगना या इल्जाम लगना यहाँ पर लाजमी भी हो रहा है, क्योंकि कई बार जब कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, वो बड़ी जद्दोजहद के बाद यह सरकार बनती है, 15 साल के बाद मौका मिलता है और तमाम कोशिशों के बाद वह जब कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं, तो सीधे तौर पर जेब में नारियल वाली बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। बिल्कुल, और इस विधानसभा का जो ये उपचुनाव है इसको लेकर किस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं शैलेंद्र, ये भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि देखिए चुनाव होता है तो अक्सर पार्टियों की तरफ से नई नई घोषणाएं की जाती हैं। तो यही जानकारी, अब क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनाव कितना बड़ा इस समय साख की बात है? देखिए भी साफ तौर पे अगर देखने में यह है कि दोनों पार्टियों के लिए ये साख है। अगर बीजेपी की बात करें तो काफी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, रैली, महासभा और तमाम केंद्रीय नियम जो कोरोना, जिस तरह बीजेपी के विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बावजूद यह रैली भी थमने का नाम नहीं ले रही। और जो
यहाँ की सभाओं की रैली की परमिशन है वो भी ताक पर रख के की जाती है। तो इसको देखते हुए एक और चीज सामने ये भी आती है, विधानसभा सत्र जो लंबा चलने वाला था अब वो सत्र भी 1 दिवसीय सत्र हुआ, चूंकि ज्यादातर बीजेपी के विधायक यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव। दूसरी ओर अगर पल्लवी हम देखें तो कांग्रेस के लिए भी यह काफी बड़ी की बात है। 15 साल बाद कांग्रेस प्रदेश में वापसी आई थी और 15 महीने की सरकार चलाने के बाद ये कांग्रेस के जिस तरह से विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा और ये उपचुनाव की बात अगर आ रही तो उपचुनाव में लगातार जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाहुबल क्षेत्र है सिंधिया खेमे का वह क्षेत्र माना जाता है, चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और जिस तरह से वह बीजेपी में पहुंच गए कांग्रेस के लिए होगी। अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो प्रत्याशी सर्च करने पे काफी कुछ समय लग रहा है, जिसके ऊपर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व में अगर सीएम चंबल की ओर देख लेते, ग्वालियर की ओर देख लेते, क्योंकि 16 सीटें हैं वहां पर, तो जरूर उनको परिणाम होता। अब मैच करना बेकार होगा। तो अगर देखा जाए साफ तौर पर रिजल्ट जमीनी हकीकत यही बोलती है कि कांग्रेस के लिए बड़ी साख की बात है और चुनाव में काफी कुछ और जो आरोप लगा रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तंज कस रहे थे एक तरीके से, उन्होंने ये कहा कि अब प्रत्याशी बचे ही नहीं है कांग्रेस के पास। क्या वाकई में इस तरह की हालत हो गई है कांग्रेस की सूबे में कि उसके पास प्रत्याशी तक नहीं बचे हैं और इसीलिए अब बीजेपी के कई नेता शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं जो लंबे समय से यहाँ पर सीटें लेते हुए आ रहे हैं और कांग्रेस में साफ तौर पे कांग्रेस के यहाँ पर चूंकि सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं यहाँ पर काफी दबाव रखते हैं और वहाँ पर कभी भी चंबल स्टेट ग्वालियर सीट पर कभी भी कांग्रेस ने इस तरह की पकड़ नहीं बनाई, क्योंकि उनका पहले से गढ़ वहाँ मजबूत होता था। अब कांग्रेस के लिए काफी मेहनत होगी, लेकिन चुनाव में परिणाम में जनता के सामने जिस तरह से बीजेपी मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा काफी यहाँ पर देख रहे हैं कि कोष की अभद्रता की भी हो रही है काफी, चूंकि चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो काफी जोशीला क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को सुनने की आदत नहीं है और अक्सर छोटी छोटी बातों पे यहाँ गोलियां भी चल जाती है। तो काफी मुश्किल भरा सफर नजर आ रहा है अगर प्रत्याशियों का सही चयन नहीं हुआ। अगर दूसरी ओर हम बुंदेलखंड के सुर्खी जो कि सागर क्षेत्र में सागर संभाग में सुर्खी विधानसभा की हम बात करें तो जिस तरह पारुल साहू चूंकि सुर्खी से विधायक रही है बीजेपी से और अब वह चूंकि पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा था कि पारुल साहू का पूरा परिवार कांग्रेस में था, लेकिन सीएम शिवराज के दबाव के चलते बीजेपी के दबाव के चलते उनको बीजेपी में आना पड़ा, चूंकि उनके कई ऐसे मतलब पारिवारिक बिजनेस व्यापार भी चलते हैं जिन पर यानी रोक लगाने जैसी बात आ रही थी। अब लेकिन जब कांग्रेस के दामन के साथ वह यह भी अटकल ले जाएंगे कि सुर्खी से चुनाव में लड़ेंगी तो काफी कुछ वहाँ की महत्व मतलब उनके चूंकि पूर्व में वोट बैंक है तो छोटी छोटी सीट से जिस तरह कांग्रेस शुरुआत कर रही है और प्रत्याशी का चयन भी सूझबूझ से हो रहा है तो कुछ न कुछ परिणाम के साथ मेहनत भी लगता है कि रंग लाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ की खबर। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। सीएम योगी ने इसके लिए लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी भर्ती आयोगों और बोर्ड की बैठक का फैसला लिया। साथ ही सीएम ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा। सीएम योगी ने अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि जिस पारदर्शी तरीके से अब तक प्रदेश में 3.25 लाख भर्तियां हुई हैं, ये भर्तियां भी उसी तर्ज पर हो। साथ ही सीएम योगी ने भर्तियों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी लोक सेवा आयोग में तेजी और पारदर्शी से भर्तियां हुई है, ये भी वैसे ही होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार घिर गई है। युवाओं का सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जोश देखकर योगी सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है।
तो उत्तर प्रदेश में जल्दी ही बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। भर्तियों को लेकर, नौकरी भर्तियों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि योगी सरकार एक तरफ तो घिरती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए पल्लवी, बेरोजगारी के मुद्दे पे जिस तरीके से युवा उग्र हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन में आई है और अब योगी सरकार ने 3 महीने के अंदर सभी विभागों से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है और अगले 3 महीने में यानी कि 6 महीने में परीक्षा करा करके नियुक्ति पत्र जो भी सफल छात्र हों उनके हाथ में देने को कहा है। तुरंत एक्शन में सरकार आई है क्योंकि देखिए पहले प्रक्रिया चल रही थी कि 5 साल संविदा की नौकरी करनी होगी, 50 साल में रिटायरमेंट करने का एक प्रावधान सरकार ला रही थी। उसको लेकर के सरकार चौतरफा घिर रही थी। विपक्ष तो घेर ही रहा था, लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया पर युवाओं का आक्रोश सरकार को झेलना पड़ा है। चाहे वो 5 सितंबर की बात हो, चाहे वो 9 सितंबर की बात हो, चाहे वो 17 सितंबर की बात हो, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार को एक बात समझ में आ गई कि मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरीके का सरकार प्रावधान बना रही थी कि 5 साल पहले संविदा की नौकरी करनी होगी, युवा खासा उग्र हो गए क्योंकि जिनका एम सरकारी नौकरी पाना है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पढ़ाई करने के बाद में, परीक्षा पास करने के बाद में वो 5 साल संविदा पे नौकरी करें। कोई मंत्री क्यों नहीं संविदा पे रहता है, कोई विधायक क्यों नहीं संविदा पे रहता है, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे उठने लगे थे। उसके बाद सीधे तौर पर जो 50 साल रिटायरमेंट की बात चल रही थी, हालांकि कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ये सब बातें काल्पनिक हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर अगर मीडिया, अगर कोई प्रतिष्ठित चैनल अपने चैनल पर इस खबर को दिखा रहा है और कोई प्रतिष्ठित अखबार अगर अपने फ्रंट पेज पे खबर छाप रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से सोर्सेस जरूर रहे होंगे, तभी जाकर के मीडिया इस बात को डिक्लेयर करता है। अब कोरी बातें करके लोगों का मन बहलाने से कोई फायदा नहीं। सरकार को यह बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तुरंत जो लोक सेवा आयोग है वो एक्टिव हुआ है, जो अधीनस्थ सेवा आयोग है वो एक्टिव हुआ है। कल अधीनस्थ सेवा आयोग ने कृषि विभाग की एक परीक्षा थी, उसमें 2059 जो परीक्षार्थी थे उनके लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। LT ग्रेड की एक परीक्षा होनी है, लोक सेवा आयोग जो कराएगा, उसके लिए 3283 लगभग वैकेंसी है, उसके लिए जल्द ही पेपर भी होने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश दिखा, उसके बाद से लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भी एक्टिव हो गया और मुख्यमंत्री ने बीते सप्ताह ही सभी विभागों से ब्यौरा मांगा कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है। 3 महीने में परीक्षाएं कराने और अगले 3 महीने में उनको नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल पुनीत, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब से योगी आए हैं सत्ता में, बीजेपी सरकार में आई है, तब से कितनी एक तो भर्तियों के वादे किए गए थे और अभी तक कितनी भर्तियां कर दी गई हैं? देखिए, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो भर्तियों के वादे तो बहुत थे। हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा केंद्र सरकार का था और उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का राज्य है, इसलिए यहाँ के जो युवा हैं उनको खासा उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी में जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सफल होंगे और उनको जल्द ही नौकरी मिलेगी। लेकिन ज्यादातर परीक्षाएं होने के बाद ज्यादातर नौकरियां या तो कोर्ट में लटकी हैं या उनकी परीक्षा ही नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सरकार दावा कर रही है कि मार्च 2017 से अब तक 3 लाख से ज्यादा, मतलब 3,527 लगभग भर्तियां हैं जो सरकार ने करी है और अभी लगभग 86,000 पद ऐसे हैं, यानी कुछ शिक्षक के हैं और कुछ पुलिस भर्ती के हैं, जिस पर सरकार तैयारी कर रही है परीक्षाएं कराने की। सब एक्टिव हुआ है, लेकिन ये सब एक्टिव तब हुए हैं जब युवाओं का इन्होंने आक्रोश देख लिया, क्योंकि 16 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को। ऐसे में तुरंत आदेश देना कि 3 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करिए और 3 महीने के अंदर परीक्षा करा करके 6 यानी कि टोटल 6 माह के अंदर आप जो भी असफल हों उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दीजिए। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव से भी इसको जोड़ करके देखा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, उपचुनाव यूपी में होने हैं, खासा सीटें कुछ खाली हुई हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और अगर युवाओं का यही आक्रोश रहा तो सेमीफाइनल इस बार बीजेपी को अपने आप सामने आ जाएगा। सेमीफाइनल का रिजल्ट बीजेपी देख लेगी। ऐसे में बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। युवाओं को लुभाने के लिए सीधे तौर पर सभी विभागों का आदेश दे दिए गए 3 महीने के अंदर आप वैकेंसी ओपन करिए जो आपके यहाँ खाली है और अगले 3 महीने के अंदर जो भी सफल हो उनको तुरंत कॉल लेटर दीजिए और उनको ज्वाइन कराइए। दूसरी बात, 50 साल की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिस तरीके से हमने खबर करी थी, अपने दर्शकों को दिखाया था कि 50 साल की स्क्रीनिंग करी जा रही है। अब कल उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि ये सब बातें कोरी हैं। अगर कोरी हैं तो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है प्रशासन, उन्होंने ये आदेश आखिर क्यों निकाला?
5 साल संविदा की बात चल रही थी, उस पर भी हमने खबर करी। अब सरकार कह रही है कि 5 साल संविदा की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं थी तो सीधे तौर पर मीडिया की जानकारी में यह बात आई कैसे? सोर्सेस होते हैं तभी मीडिया सही जानकारी जनता तक पहुंचाती है, लेकिन अब सरकार बैकफुट पर आ रही है। युवाओं का आक्रोश सरकार झेल नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सितंबर, 9 सितंबर और 17 सितंबर को ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्या सरकार को भी संविदा पर कर दिया जाए? 1 साल के बाद आप भी स्क्रीनिंग कराइए, अगर हमें समझ में आएगा तो हम सरकार रखेंगे, नहीं हटा देंगे। जब इस तरीके के सवाल सरकार के सामने आने लगे और युवाओं का गुस्सा उन्हें देखने को मिला, तो सीधे तौर पर समझ में आ गया सरकार को कि विपक्षी दलों का भी समर्थन बेरोजगारों को मिल रहा है, और बेरोजगारों की जो पहली पसंद बीजेपी बनी हुई थी, धीरे धीरे डाउन लाइन पे जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया कि 3 माह के अंदर भर्ती ओपन करिए, और अगले 3 माह के अंदर जो भी युवा पास होकर के जाते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उनको तत्काल कॉल लेटर देकर के ज्वाइनिंग कराइए, और पूरी परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जी चलिए, देर आए दुरुस्त आए पुनीत। अब सवाल यही है, पारदर्शिता की आपने बात की, पारदर्शिता की गारंटी कौन ले रहा है? अभी हाल ही में अनामिका कांड सबने देखा, वो तो एक मामला सामने निकल कर आया और परत दर परत बातें खुलती चली गई। कौन ले रहा है पारदर्शिता की गारंटी सरकार में? सरकार का कहना है कि अभी जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाएं हुई थी, उसमें जो परीक्षार्थी सफल हुए उनमें गरीब किसान के बेटे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि जो परीक्षाएं थी वो बिल्कुल पारदर्शी थी, इसी वजह से जो गरीब किसान के बेटे हैं वो भी परीक्षा पास करके आए। लेकिन ये कोरी एक बात है, एक तरीके से सीधे तौर पर पारदर्शिता की गारंटी हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि वो पारदर्शी परीक्षा कराएगी। और सरकार का ये भी दावा है कि अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो पूर्णतः पारदर्शी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये सरकार का दावा है कि जो भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं वो पूर्णतः पारदर्शी हुई हैं। हालांकि इस दावे में भी कहीं ना कहीं खोटी नजर आती है। तमाम ऐसे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं जो सरकार के दावों की पोल खोल देते हैं। आप जानकारी ये भी हम आपसे चाहेंगे पुनीत, कितने ऐसे युवा हैं यूपी की अगर हम बात करें जो सरकार की अब इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे? सरकार कह तो रही है कि ठीक है हम भर्तियां करेंगे, 6 महीने में उन्हें लेटर भी दे दिया जाएगा। अगर हम किसी संख्या की बात करें, आंकड़े की बात करें, तो यूपी में ऐसे कितने युवा हैं जो इस समय बेरोजगार है और सरकार के इस योजना के बाद अब उतने युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? देखिए, अगर हम पिछले साल के सर्वे की बात करें तो लाखों ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले सरकार को आंकड़े जारी करने होंगे कि आखिर उनके पास कितनी नौकरियां हैं, क्योंकि कह देने और कर देने में खासा फर्क होता है। 3 माह में आपने कह दिया वैकेंसियां ओपन करिए, लेकिन विभाग आपकी बात को कितनी सीरियसली लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात कि 3 माह के अगले 3 माह में आपको परीक्षा कराकर रिजल्ट भी देना है। इतनी तेजी कह देने में अच्छी है, लेकिन क्या हो पाएगा, ये सफल हो पाएगी पर योजना? इसके लिए सरकार को बेहतर तरीके से एक अधिकारियों के हाथ में कमान देनी होगी और परीक्षाएं सफल करानी होंगी। जिस हिसाब से बताएंगे, देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 20 से 22 लाख युवा ऐसे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम बेरोजगार की श्रेणी में भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास रोजगार नहीं है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हो और इंटरव्यू हो और वो जो भी उनके अंदर प्रतिभा है वो दिखा पाए, परीक्षा पास कर पाए, उसके बाद नौकरी पा पाए। ऐसे में लाखों लोगों से किया हुआ वादा सरकार को पूरा करना है। 6 महीने में परीक्षा भी करानी है, रिजल्ट भी घोषित करना है, कॉल लेटर भी देना है। कहना आसान है, लेकिन धरातल पर कितना काम होता है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल पुनीत, आखिरी सवाल है, देखिए लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, और अब तो बड़ी बात कह दी गई है कि हम तुरंत भर्तियां निकालने वाले हैं, 6 महीने में रिजल्ट जारी कर देंगे और तुरंत आपको लेटर दे देंगे। अब क्या इसके लिए भी कोई टीम गठित कर दी जाएगी? योगी हर चीज के लिए एक ना एक टीम गठित कर देते हैं, तो क्या लग रहा है अब इन भर्तियों को निकालने के लिए, पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए क्या योगी की तरफ से एक टीम का गठन कर दिया जाएगा इसके लिए भी? देखिए, उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के लिए पहले से ही लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग बोर्ड हैं, जिनके जो प्रमुख होते हैं वो परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं। इसके अलावा जो विभाग हैं वो अपनी परीक्षा कराते हैं, या तो वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से होती है। उन प्रमुखों के साथ भी 21 सितंबर को योगी बैठक करने वाले हैं। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर इसके लिए किसी कमेटी को बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन जिस तरीके से फौरी तौर पर देखा जा रहा है कि जब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है और लोक सेवा आयोग है, पहले से ही उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड ऐसे हैं जो नौकरियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी टीम के गठित करने की सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अगर टीम गठित करी जाएगी तो पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे। आज तक यूपीएससी और एसएससी जो परीक्षा कराते आए हैं, परीक्षार्थियों को भी उन पर भरोसा है। ऐसे में इन्हीं बोर्ड को परीक्षाएं करानी चाहिए ताकि परीक्षार्थियों का भरोसा बरकरार रहे। जी शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और आइए अब रुक करते हैं पटना का। आरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला सामने आया है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर कृष्णागढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, गायक राकेश मिश्रा समेत जाप के 7 नेताओं को इस पूरे मामले में आरोपित बनाया गया है। आपको बता दें कि बड़हरा बीडीओ के बयान पर भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने में ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बता दें कि बड़हरा प्रखंड के भवनगावा खेल मैदान में 16 सितंबर को जाप के मिलन समारोह में पप्पू यादव शामिल हुए थे। मामले में मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के भवन गांव में खेल मैदान में जन अधिकार पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में जिला प्रशासन के आदेश पर बीडीओ द्वारा जन अधिकार पार्टी के नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है, जिसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, रघुपति यादव, भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा, विजय यादव, गायक हरिओमपुरी भोजपुरी और इनके अलावा एक शेखर दुबे को नामजद बनाया गया है। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला सामने आया है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर कृष्णागढ़ थाने में ये मामला दर्ज कराया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, गायक राकेश मिश्रा समेत जाप के 7 नेताओं को इसमें आरोपित बनाया गया है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर कृष्णागढ़ थाने में ये मामला दर्ज कराया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, गायक राकेश मिश्रा समेत जाप के 7 नेताओं को इसमें आरोपी बनाया गया। बड़हरा बीडीओ के बयान पर भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला ये सामने आया है। पटना से ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के भवनगावा खेल मैदान में जन अधिकारी पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में जिला प्रशासन के आदेश पर बीडीओ द्वारा जन अधिकार पार्टी के नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया है, जिसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, रघुपति यादव, भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा, विजय यादव, गायक हरिओमपुरी भोजपुरी एंकर ऋषिकेश सिंह और शेखर दुबे को नामजद बनाया गया है। ये मामला कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया है। 16 सितंबर को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था जन अधिकार पार्टी के द्वारा, और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी और इस वजह से कोविड-19 का उल्लंघन किया गया। और पटना से हमारे संवाददाता वाल्मीकि पांडे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वाल्मीकि पांडे, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जाप सुप्रीमो समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 एक्ट का उल्लंघन किया गया था उनके द्वारा। जी, हम आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो है पप्पू यादव, उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया था और लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, जिसमें काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और जिसको लेकर जो चुनाव आयोग की तरफ से 100 लोगों के लिए जो गाइडलाइंस जारी किया गया था, उनसे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, जिसको लेकर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके आधार पर जन अधिकार पार्टी की तरफ से कहा गया कि जिस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए हुए थे, उस समय जब इतनी सारी भीड़, उस समय FIR है। कहीं ना कहीं जो है जाप के जो कार्यकर्ता है और जाप के जो सुप्रीमो पप्पू यादव, वो कहीं ना कहीं प्रशासन से थप्पा, प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खास करके बीजेपी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये चुनाव और जाप के ऊपर FIR किया गया, जाप के 7 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं असमंजस है जाप की तरफ से और जाप के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। बिल्कुल, और ये आपसे जानना चाहेंगे वाल्मीकि, क्या बीजेपी की तरफ से जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उनमें इतनी भीड़ एकत्रित नहीं होती? कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी सरकार में है तो इसका मतलब क्या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर दी जाएगी विपक्ष पर? जी, यही तो है, यही जाप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी की तरफ से जब इस तरह शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जब इसकी तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जब जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे और जलील फडणवीस आए हुए थे, जब इनके
वो जब जिले में जाकर के जब ये जन सैलाब उनके पीछे जब उमड़ रहा था उस समय उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर काफी नाराज हो रही है, क्योंकि खास करके प्रशासन जो है और बीजेपी की तरफ से जो लगाया जा रहा है कि जो उसकी अभी सरकार है केंद्र में, इसको लेकर पप्पू यादव ने एक हमला बोला है बीजेपी के ऊपर। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत हो रहा है हमारे साथ और इसका न्याय होना चाहिए। और खास करके 2-3 दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगा और जिस तरह से आपको बता दें कि सीट को लेकर भी काफी सारी परेशानियां हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वाल्मीकि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है और वहीं ये कहना है पप्पू यादव का कि बीजेपी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। और मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।